Hello and welcome to Prudent IAS one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our polity series, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आर्टिकल 16 को जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आर्टिकल 14, 15 जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आर्टिकल 16 में क्या इंटर रिलेशन है। तो देखिए, आर्टिकल 14 को हम रख सकते हैं एक बड़े से सर्कल में, ठीक है। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी की, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो एक बड़ा सा सर्कल में ये आ गया। अब इसी के अंदर आता है आर्टिकल 15, ये भी इक्वालिटी की ही बात करता है और ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन 5 ग्राउंड्स पे। तो इसका स्कोप आर्टिकल 14 से थोड़ा कम है और ये भी इक्वालिटी की बात कर रहा है। अब इसके भी अंदर आ जाता है आर्टिकल 16। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, सबका स्कोप 14 का स्कोप सबसे ज्यादा है, उसके अंदर है 15 और उसके भी अंदर है 16, बिकॉज 16 भी इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन ये डील करता है मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। 15 is much wider as compared to 16. So Article 16 deals with equality of opportunity in matters of public employment. क्लॉज बाय क्लॉज इसका डिस्कशन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इन सारे प्रोविजंस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है और ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट क्यों है। देखिए, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। जब फाउंडिंग फादर्स इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो उनके दिमाग में भी यही था, कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के जो डिप्राइव्ड हैं, राइट। और वेलफेयर स्टेट का काम क्या होता है कि आप ऐसे सेगमेंट्स को भी अपलिफ्ट करें जो थोड़े ज्यादा डिप्राइव्ड हो चुके हैं, तभी जाके उनको सही मायने में इक्वालिटी मिलेगी। इसको B.R. अम्बेडकर ने कॉम्पेंसेटरी बेनिफिट भी कहा कि इनको हम कोई अलग से प्रोविजंस या फायदे नहीं दे रहे हैं, बल्कि इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या जो डिप्रीवेशन हुआ है उसके कॉम्पेंसेशन की तरह इनको हम ये बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो हर आर्टिकल में कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस है जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। अब 16 क्लॉज 1 बात करता है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी कि ये राइट किसे दी गई है, सिटीजन्स को, फॉरेनर्स को नहीं दी गई है। इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट के अंदर जितने भी ऑफिसेज आते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिस में आपको इक्वालिटी ही रखनी है, कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है आर्टिकल 16 का स्कोप। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल और डिस्क्रिमिनेटेड इन रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर दी स्टेट। अब ये क्या है, इस स्कोप के अंदर का ही समझ लीजिए एक पार्ट बता रहा है, 7 ग्राउंड्स देता है ये हमें। यहां पे नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। 15 में 5 ग्राउंड्स मिले थे, कौन कौन से, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 2 नए एडिशन यहां पे हुए हैं, डिसेंट एंड रेसिडेंस। तो इन स्पेसिफिक 7 ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, राइट, कि आपको इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको ये क्राइटेरियाज फुलफिल करना है, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारे वैलिड हैं। बट उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में आप ये 7 ग्राउंड नहीं डाल सकते हैं। देन कम्स आर्टिकल 16 क्लॉज 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द पार्लियामेंट from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to office under the government or any local or other authority within a state or UT, any requirement as to residence within the state or UT prior to employment or appointment. In short, ये क्या बात कर रहा है, इसने आर्टिकल 3, अब देखिए आर्टिकल 16 का फर्स्ट और सेकेंड क्लॉज उसने स्कोप बताया, ग्राउंड बताया, अब थर्ड एक तरह से एक्सेप्शन आ रहा है। अभी हमने आर्टिकल क्लॉज 2 में क्या पढ़ा कि रेसिडेंस नहीं हो सकता है क्राइटेरिया, लेकिन तुरंत ही नीड को देखते हुए थर्ड क्लॉज में क्या लिखा गया है कि पावर सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है, स्टेट्स को ऐसी कोई पावर नहीं है। पार्लियामेंट बाय लॉ क्या कर सकता है, रेसिडेंस के बेसिस पे रिजर्वेशन दे सकता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए
ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ या फिर बिहार के कुछ एरियाज है, झारखंड, तेलंगाना, हर स्टेट में इक्वल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। अब देखिए, आप अगर यूपी का भी एग्जाम्पल कंसीडर करें तो जो सिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, जो टाउन एरियाज है वो शायद ना हो। बट स्पेसिफिकली अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसमें बस्तर वगैरह जो रीजन है वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो वहाँ पे हमें रेसिडेंट्स के बेसिस पे रिजर्वेशन देना ज़रूरी है ताकि वहाँ का स्पीडी डेवलपमेंट हो सके और वहाँ के लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके इन कंपैरिजन टू अदर पीपल रिसाइडिंग इन द स्टेट। तो इस दो क्राइटेरिया के बेसिस पे पार्लियामेंट रेसिडेंस के बेसिस पे रिजर्वेशन के लिए लॉ बना सकता है, और ये 16 क्लॉज 3 एक्सेप्शन है ऑफ 16 क्लॉज 2, इसी का ये एक्सेप्शन है। और ये क्या बात करता है? रेसिडेंस एज द ग्राउंड फॉर रिजर्वेशन। अब आता है 16(4). नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी प्रोविजंस इन द रिजर्वेशन of appointment or post in favor of any backward class of the citizens which in opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। तो अब एक तरह से ये और एक एक्सेप्शन क्या आ गया कि हम रिजर्वेशन दे सकते हैं किसको? बैकवर्ड क्लासेस को। और यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लासेस टर्म है इट इंक्लूड्स दी SC एंड ST कैटेगरी। अगर किसी स्टेट को ऐसा लगता है कि वहां पे बैकवर्ड क्लासेस, कोई भी बैकवर्ड क्लास के जो सिटीजन्स हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो उनके लिए रिजर्वेशन हो सकता है। अब जब ये रिजर्वेशन का मुद्दा आया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए कि भाई रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, क्या इसकी लिमिट होनी चाहिए, कैसे एफिशिएंसी आएगी, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा। तो इसके साथ हमें बहुत सारे केसेस मिले हैं इसका आंसर देने के लिए। सबसे पहला केस जो इंपॉर्टेंट है वो है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इसमें ऐसा कहा गया कि सपोज कुछ ऐसे सेक्शन है सोसाइटी के जो बैकवर्ड क्लासेस है जिनको हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं सही है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है और रिजर्वेशन देने की नीड आ गई है, तो दो क्राइटेरिया या दो रीजंस जस्टिफाई करने होंगे। पहला कि वो सोशली प्लस एजुकेशनली बैकवर्ड है, एंड दूसरा वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। तो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में हमें यह पता चला कि 16 क्लॉज 4 कब अप्लाई होगा? जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, यानी जो बैकवर्ड क्लास है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है और उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है अंडर द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। बट इसके बाद एक और इशू आया। देखिए, जब भी किसी भी क्लास को रिजर्वेशन दिया जाता था तो एक रूल अप्लाई होता था, वो था कैरी फॉरवर्ड रूल। फॉर एग्जाम्पल, ये इतना पोर्शन रिजर्व्ड है फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। अब ये सपोज 10 सीट है या 20 सीट है, इसमें से 6-7 ही भरी, कुछ सीट्स रह गई, फुल नहीं हुई, तो अगले साल ये एड ऑन हो जाएंगी। मतलब ऑब्वियसली उस साल का जो कैटेगरी है रिजर्वेशन की वो परसेंटेज तो रहेगा ही, इस साल जितनी नहीं भरी गई वो भी इसमें एड ऑन हो जाएंगी। ऐसे करते करते हमेशा इसका परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे सारी सीट्स बैकलॉग से ऐड होती जा रही थी। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया जब गवर्नमेंट ने SC/ST को अप्रोक्सीमेटली 17% का रिजर्वेशन दिया हुआ था, लेकिन इस रूल की वजह से 1961 में 45 में से 29 सीट्स SC/ST के लिए रिजर्व्ड हो गई, जो कि क्राइटेरिया हो गया 64%, और जो केवल बची हुई सीट्स थी वो रह गई फॉर कंटेस्टिंग फॉर द जनरल कैटेगरी। तब देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई कि कभी भी अगर ये सीलिंग 50% ब्रीच कर रही है तो कैरी फॉरवर्ड रूल इनवैलिड हो जाएगा। मतलब सीट्स कैरी फॉरवर्ड तब तक हो सकती हैं जब तक वो 50% का क्राइटेरिया है, उसके बाद की जो सीट्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड में अप्लाई नहीं होंगी।
अब इसके बाद में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जानना जरूरी है जो आर्टिकल 16 के साथ पढ़ा ही जाएगा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को फेमसली मंडल केस भी कहा जाता है। 1979 में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने एक कमीशन फॉर्म किया। उस कमीशन के चेयरपर्सन थे बीपी मंडल, जिनके नाम पे इन्हें मंडल केस भी बोला जाता है फेमसली। इस कमीशन को एक जिम्मेदारी दी गई कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि कितनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया में। तो इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जिसमें इन्होंने लिखा 3743 कास्ट ऐसी हैं जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, और इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दी कि इन लोगों को हमें 27% का रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम केस पे नहीं पहुंचे, अभी हम पहले उसका इशू जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि एक कमीशन आया था, उसने ये रिपोर्ट दी और 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इस 27% रिजर्वेशन को एक्सेप्ट कर लिया, ये क्राइटेरिया ठीक है। अब इस इशू पे आया ये केस। तो इंदिरा साहनी केस में जब ये इशू डिस्कस हो रहा था कि भाई 27% जो रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है या नहीं है, तब उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस दी, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला, उन्होंने 27% रिजर्वेशन को अपहोल्ड कर दिया, दैट इट इज वैलिड। सेकेंड, उन्होंने बोला कि ये जो रिजर्वेशन होगा दैट विल ओनली बी गिवन इन एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और तीसरा, किसी भी पॉइंट पे ये रिजर्वेशन 50% की सीलिंग क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट तो आना ही है, अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। तो आउट ऑफ 12 गाइडलाइंस थी, जिसमें से ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट थी बाय इंदिरा साहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया था। अब ऑब्वियसली पार्लियामेंट को ये बात हजम नहीं हुई, पार्लियामेंट को लगा इंदिरा साहनी जो जजमेंट आया है ये गलत है। और आपने टाइम अगेन देखा होगा कि जो कोर्ट की रूलिंग्स आती हैं और जो पार्लियामेंट का स्टैंड है ये कॉन्फ्लिक्ट करता ही करता है, इसीलिए बार बार अमेंडमेंट आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट उनको कभी नलिफाइड करता है, कभी इनवैलिड करता है। इस केस में फिलहाल क्या हुआ, पार्लियामेंट ने क्या करा, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये जो क्लॉज 4 थी इसमें ऐड किया गया क्लॉज 4A, जो ये कहता है कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो जो इंदिरा साहनी जजमेंट में बोला गया था सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के टाइम होगा रिजर्वेशन, अपॉइंटमेंट में नहीं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये 4A क्लॉज इंसर्ट कर दिया। और उसके बाद आया 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने इंसर्ट किया 4B, जो 50% सीलिंग का क्राइटेरिया था वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो क्लॉज 4 में अब 2 पार्ट्स ऐड हो चुके हैं, 4A एंड 4B। एक बात करता है प्रमोशन की और एक बात करता है सीलिंग की, जो इंदिरा साहनी जजमेंट में था उसको रिवर्ट करते हुए। अब आते हैं हम आर्टिकल 16 क्लॉज 5 पे। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द इनकम्बेंट ऑफ an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. In short, ये बात कही गई कि कोई भी अगर religious institution है तो उसमें आप पर्टिकुलर रिलीजन के पर्सन को प्रायोरिटी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है तो उसमें ये प्रायोरिटी दी जा सकती है कि जो बंदा होगा उसका जो भी हेड होंगे वो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के होंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्लॉज था। अब आर्टिकल 16 में ओरिजिनली अभी इतनी सारी चीजें ही थी, बट लेटेस्ट जो एडिशन हुआ है वो हुआ है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, जिसको हमने आर्टिकल 15 में भी डिस्कस किया गया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो प्रोविजंस आर्टिकल 15 में थे उसी के कंटिन्यूएशन में आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 ऐड किया गया, विच टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन
इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया है ये एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन का एडिशन है, यानी कि ये उसमें ही इंक्लूड नहीं होगा। 10% अप टू 10% का रिजर्वेशन इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन गिवन टू द बैकवर्ड क्लासेस विच इंक्लूड्स द SCs एंड द STs। सो आर्टिकल 16 सिर्फ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि एक सब्सटैंटिव एस्पेक्ट को भी इंक्लूड करता है। इट रिकॉग्नाइजेस जो भी डिसएडवांटेज सेक्शंस है या सोसाइटी में जो भी इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही थी और उसके अकॉर्डिंग भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को एक सब्सटैंटिव एस्पेक्ट दिया गया है। आई होप Article 16 is clear to you all now. If you have any doubts, you can write down in the comment section below. This is it for today. We'll be back with another interesting video super soon. Thanks for watching.